नमस्कार, ए टू जेड न्यूज़ की खास पेशकश मार्केट पल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और इसके साथ ही हाजिर बाजार, वायदा बाजार, रियल्टी सेक्टर और शेयर बाजार में चल रही उठापटक की। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे शेयर मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम मार्केट पल्स। सबसे पहले बात वायदा बाजार की। सोमवार से शुक्रवार तक की अवधि में सोना, चांदी और कच्चे तेल के वायदा सौदों में मजबूती देखने को मिली। MCX में सोने का दिसंबर का वायदा 263 रुपये उछलकर 26,446 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोना फरवरी 367 रुपये चढ़ा और सोना जून का वायदा 310 रुपये और सोना अगस्त वायदा सौदों में 253 रुपये की मजबूती रही। सोने का 1 ग्राम का गोल्ड पेटल अक्टूबर का वायदा 33 रुपये चढ़कर 2614 रुपये और 8 ग्राम का सोने का सिक्का अक्टूबर वायदा 256 रुपये उछलकर 21,141 रुपये तक पहुंच गया। चांदी के वायदों में दिसंबर का वायदा 2328 रुपये की भारी मजबूती के साथ 36,875 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। चांदी मार्च के सौदे भी 1938 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 37,769 रुपये। चांदी जुलाई के भाव 2444 रुपये की बढ़त के साथ 38,721 रुपये पर बंद हुए। मेटल सेगमेंट में कॉपर नवंबर 2 रुपये 85 पैसे घटकर 339 रुपये 85 पैसे। निकल अक्टूबर सौदे 18 रुपये घटकर 663 रुपये। एल्युमिनियम अक्टूबर का वायदा 2 रुपये 50 पैसे घटकर 99 रुपये 95 पैसे पर रुका। लेड और जिंक के वायदा सौदों में भी हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल के अक्टूबर वायदा में 238 रुपये का उछाल देखने को मिला। यह 3217 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गया। नेचुरल गैस का अक्टूबर वायदा 3 रुपये 60 पैसे घटकर 163 रुपये 10 पैसे प्रति MMBTU पर बंद हुआ। बात करें कृषि कमोडिटीज़ की तो कॉटन अक्टूबर के वायदा में 170 रुपये का उछाल देखने को मिला। यह 15,950 रुपये प्रति बेल्स तक पहुंच गया, जबकि CPO अक्टूबर 3 रुपये 70 पैसे बढ़कर 419 रुपये 60 पैसे प्रति 10 किलो हो गया। इलायची के अक्टूबर वायदा में 50 पैसे की मामूली और मेंथा तेल के अक्टूबर वायदा में 39 रुपये 10 पैसे की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अब बात करेंगे सोना, चांदी और आभूषण बाजार की। सोना चांदी के दाम हाजिर बाजार में स्थित बने हुए हैं। आभूषण बाजार की स्थिति ये है कि बाजारों में ग्राहकों का टोटा बना हुआ है। माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने के साथ सोना, चांदी और आभूषण बाजार में कुछ रौनक देखने को मिल सकती है। दिल्ली के हाजिर बाजार में शुक्रवार को सोना स्टैंडर्ड के भाव 26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और सोना आभूषण के दाम 26,450 रुपये प्रति 10 ग्राम रहे। चांदी 999 टन के दाम 36,800 रुपये प्रति किलो रहे। वहीं चांदी डिलीवरी के दाम 36,910 रुपये प्रति किलो पर बंद हुए। तो फिलहाल सोना चांदी बाजार में स्थिरता बनी हुई है और हमारे साथ कारोबारी सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज में। जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र खंडेलवाल है। जी सुरेंद्र खंडेलवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो सोना चांदी बाजार की स्थिति है वो क्या है? दाम स्थिर हैं या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है? देखिए, दाम एक व्यापार के हिसाब से तो स्थिर नहीं है, अप और डाउन दोनों चल रहे हैं जी। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन। आज की तारीख में सोना अप है जी। तो क्या माना जाए फिलहाल के रेट, जो अभी इस समय के रेट्स क्या हैं प्रति 10 ग्राम सोना? 26,800 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव है। और चांदी 26,800 रुपये का 10 ग्राम का भाव है आज की तारीख में। जी जी। आज शनिवार है, शनिवार में स्टेबल रहता है मार्केट। हाँ हाँ जी। अच्छा सुरेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल बाजार में ग्राहकी कैसी है? ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? और जो आभूषण बाजार का जो स्थिति है वो कैसी है? खरीदारी हो रही है? देखिए, इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में वैसे भी आदमी कम निकलता है खरीदारी के लिए। पुराने जमाने से आज तक लोगों की अभी मानसिकता बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है जी। फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष ग्राहक निकल रहे और अपनी खरीदारी कर रहे हैं। जी जी।
क्या माना जाए, नवरात्र आने वाले हैं, 13 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे, तो क्या दिवाली की खरीदारी होगी? और सोने चांदी के अगर भावों की बात करें तो क्या आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, सोने और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं, पूरी उम्मीद बढ़ने की है जी। और ये ही सही समय है ग्राहक को खरीदारी के लिए। अन्यथा कुछ बड़े भाव में खरीदारी करनी पड़ेगी। जी। तो यानी कि आप ग्राहकों को ये सलाह देते हैं कि फिलहाल अगर खरीदारी करने चाहते हैं लोग तो अच्छा मौका है, चाहे सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहें तब भी, और या फिर आभूषण खरीदना चाहें तब भी। हाँ जी, बिल्कुल, मेरी यही सलाह है सभी ग्राहकों से कि ये समय सही है, इस टाइम जो भी खरीदारी करनी है कर लेनी चाहिए। जी, चलिए सुरेंद्र जी, आप A to Z न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र खंडेलवाल जी, जो इनका सलाह है कि फ़िलहाल सोना चांदी के दाम बाज़ार में स्थिर बने हुए हैं, अगर लोग खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाज़ार में दालों के दामों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। व्यापारिक सूत्रों की माने तो पिछले 3 दिनों में दालों के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिरता आगे भी बरकरार रहेगी। फिलहाल नई फसल आने तक दालों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अरहर की दाल सबसे ज़्यादा महंगी है और इसके दाम 150 रुपये तक पहुंच गए हैं। स्टॉक कम बताया जा रहा है। उड़द की दाल का स्टॉक मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों की मांग पर दाम तय होने की वजह से दालों के दामों में गिरावट होती नज़र नहीं आ रही है। तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में दालों के दामों में खास तौर पर कमी नहीं देखी जा रही है। और हमारे साथ कारोबारी संजय सिंघल जी जुड़ गए हैं। सिंघल साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। जी सिंघल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल बाजारों में दालों की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा दाम बढ़े हैं दालों के। पिछले दिनों में दाम बढ़े हैं जी, इनमें कुछ राहत है, मंदा है कुछ। जी, अगर फिलहाल कुछ पिछले 2-3-4 दिनों की बात करें तब क्या स्थिति रही है? उस स्थिति से अभी मंदा है मार्केट में। अच्छा। हाँ जी। जी, तो क्या माना जाए आगे क्या स्थिति रहने वाली है अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में? 10-15-20 दिन में भी कुछ मतलब ज्यादा मंदा तेज नहीं आएगा। जी। हाँ, यानी कि दाम स्थिर रह सकते हैं। दाम स्थिर रहेंगे। सिंघल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार दालों में इतना बड़ा उछाल किस लिए आया है? खासतौर पर जो अरहर की दाल है बहुत महंगी है। अरहर की दाल साल में एक बार क्रॉप आती है जी, और इस जो पिछली क्रॉप आई थी दिसंबर में, वो बारिश की वजह से, उसकी मौसम की वजह से कमजोर हुई थी। जी। और डिमांड इसकी मतलब ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा तेज रहा। जी। अब ये दिसंबर में इसकी फसल आ जाएगी दोबारा, वो अच्छी क्रॉप है अब की बार। लोगों ने, किसान ने ज्यादा रेट देख के ज्यादा बोया है अब की बार। तो अब 2 महीने बाद काफी मंदा आने की उम्मीद है इसके अंदर। जी। हाँ जी। चलिए, आप संजय सिंघल जी हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी फिलहाल की इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और पूरी बातों पर, पूरे मसले पर, जो कि हमारा बिजनेस का कार्यक्रम है मार्केट पल्स, इसमें डिस्कशन जारी रहेगा। दिल्ली में 70 विधानसभाओं का हाल, आम जनता क्या हो चुकी बेहाल। दिल्ली की जनता का कैसे होगा उत्थान, देखिए A to Z न्यूज का खास प्रोग्राम मेरी दिल्ली मेरी सरकार। A to Z न्यूज चैनल आना चाहता है आपके द्वार, आपके स्कूल और मंदिरों को देना चाहता है नया प्लेटफॉर्म, पहुंचाना चाहता है लोगों को पूरी जानकारी। संपर्क करें। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। इसके मीठे मीठे बोल, बोल
लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद A to Z की खास पेशकश मार्केट पल्स में आपका फिर से स्वागत है। और दालों और प्याज के बाद अब महंगाई की मार चीनी पर पड़ रही है। पिछले 5 महीनों में चीनी के दाम 22 रुपये से बढ़कर करीब 30 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। करीब 5 से 6 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक बाजारों में चीनी के दामों में तेजी का रुख बना हुआ है। एक विश्लेषक एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2015-16 में चीनी की मांग के मुकाबले वैश्विक उत्पादन 45 से 56 लाख टन तक कम रहने की आशंका है। इस साल चीन और भारत में भी चीनी के उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीनी उद्योग के मुताबिक देश में फिलहाल 40 लाख टन अतिरिक्त चीनी का भंडार है, लेकिन इसमें से ज़्यादा चीनी निर्यात की जानी है। इस साल देश में चीनी के उत्पादन में 6% की कमी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही कारण है कि चीनी के वायदा भाव में भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ प्रमुख कारोबारी विक्की गुप्ता जुड़ गए हैं। विक्की गुप्ता जी, आपका स्वागत है A to Z न्यूज़ में। हाँ, नमस्कार जी। विक्की गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और पिछले अगर 4-5 महीने की बात करें तो 5 से 7 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके 2-3 रीजन हैं जी। एक तो चीनी के रेट में बड़ी भारी गिरावट आ गई थी, ये रिकवरी भी बहुत जरूरी थी जी, किसानों के लिए और मिलर्स के लिए। नंबर 2 क्या है कि चीनी का जो प्रोडक्शन है इस साल के अंदर में वो पिछले साल के प्रोडक्शन से 10% कम होने की बात आ रही है जी। जो बारिश महाराष्ट्र में और कर्नाटक के जो गन्ने की बेल्ट है वहाँ बारिश कम हुई है, उसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन वहाँ पे घटने की बातें हैं। तो अभी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो चीनी के रेटों में मजबूती बनी रहेगी आने वाले फ्यूचर के अंदर में भी जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ सरकार की भी पॉलिसी ऐसी है कि सरकार चाहती है कि भाई चीनी के जो प्राइस है वो अच्छे बने रहें, जिससे फार्मर्स को और मिलर्स को, इंडस्ट्री को फायदा हो जी, और फार्मर्स को गन्ने का भुगतान समय से हो सके। तो ये सब फैक्टर हैं फिलहाल के अंदर। तो अच्छा जी जी, विक्की गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं चीनी के? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार की पॉलिसी कैसी रहती है। सरकार एक पॉलिसी लाई है कंपलसरी एक्सपोर्ट पॉलिसी 40 लाख तक की जी। अगर सरकार ये कंपलसरी एक्सपोर्ट पॉलिसी को सख्ती से लागू करती है तो आने वाले कल में चीनी के दाम और बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गन्ना उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है देश में, उसके बावजूद चीनी के दामों में बढ़ोतरी क्या कारण माना जाए? कहाँ सरकार की तरफ से कमी है या कुछ और कारण है? देखिए, सरकार की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। गन्ने का उत्पादन पिछले 2 या 3 साल से कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, उतना ही उत्पादन स्थिर है। पिछले साल ही उत्पादन ज्यादा हुआ है, नहीं तो जनरली 3-4 साल से ना तो गन्ने का उत्पादन घट रहा है ना ज्यादा बढ़ रहा है। 5% प्लस माइनस पे चल रहा है जी। एक स्टैंड है। तो फिलहाल के अंदर में अगर हम चीनी की स्थिति देखें तो चीनी के अंदर में जो हमारे पास में पिछले टाइम के अंदर में जब चीनी के रेट ऊपर गए तो हमारे पास चीनी के लिए या एग्रो कमोडिटी के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं होती हैं जी। हम क्या होता है कि जब मंदा चलता है हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं, जब तेजी होती है तब शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं जी। एग्रो कमोडिटी के लिए अगर आपको प्राइस स्टेबल रखने हैं हिंदुस्तान के अंदर में तो आपको कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। एक प्राइस टारगेट रख के आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। चलिए विक्की गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कारोबारी विक्की गुप्ता, जिनका कहना है कि सरकार को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और हम अब चर्चा करेंगे इसी पूरे माहौल पर। हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, क्या लगता है कि जिस तरीके से शेयर मार्केट पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम यही जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल
सारा मार्केट, अगर चाहे हाजिर हो या वायदा हो, सारा मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है। कहीं दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राहक ही नहीं है। क्या माना जाए, क्या चल रहा है? ये जो बाजार है वो इसलिए मंदा चल रहा है क्योंकि लोग डर रहे हैं कि और बाजार ना गिर जाए जी। इस चक्कर में वो ये सोच समझ के चल रहे हैं कि अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा। तो इसलिए वो इन्वेस्ट करने से इन चीज़ों में डर रहे हैं थोड़ा। अच्छा, यानी कि ये माना जाए कि लगातार डर इसलिए भी जारी है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आए थे, कहीं दूसरे मार्केट्स में जो हाजिर मार्केट्स हैं या दूसरे मार्केट्स हैं उनमें कहीं ना आ जाए। और हम अब अगली खबर की तरफ चलते हैं पहले, और उसके बाद शेयर बाजार पर डिस्कशन करेंगे। भारत में पहली बार रेत यानी सैंड का आयात शुरू हुआ है। अब भारत में फिलीपींस से आयातित रेत से इमारतें बनेंगी। भारत से पहले बांग्लादेश, दुबई, जापान जैसे देश भी दूसरे देशों से रेत का आयात करते रहे। भारत में अब तक नदियों से निकलने वाली रेत से ही इमारतों का निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध रेत के खनन पर सख्ती से रोक लगाए जाने के बाद कारोबारियों ने रेत के आयात के रास्ते खोले हैं। विदेशों से रेत के आयात पर 9% की दर से आयात शुल्क चुकाना होता है। इसके साथ साथ वैट भी देना होता है। देश में हर साल करीब 100 मिलियन टन रेत की खपत भवन निर्माण के क्षेत्र में होने का अनुमान है। यह आंकड़ा केवल संगठित क्षेत्र का है। फिलहाल विदेशों से आयात किया गया रेत देश में मौजूद रेत से सस्ता पड़ रहा है। सैंड की बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है। मुझे लगा फिलीपींस में जाके सफलता हासिल हुई कि हमारे रेट्स में, हमारी क्वालिटी में हमें सैंड यहाँ मिल जाएगा। हमारे रेट्स अभी मार्केट प्राइस से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए हमें कस्टम ड्यूटी भी देना है, ओशन फ्रेट भी देना है, मटेरियल जिससे ख़रीद रहे हैं उन्हें भी देना है। तो वो सब जोड़ के कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार्केट प्राइस से नहीं है, पर हाँ हम उनके बहुत करीब हैं और उनसे पीछे हैं। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का इतना बड़ा एक स्कीम ग्लोबली चला रखा है, उसके अंदर सैंड होगा, मेक इन इंडिया बनेगा। मुझे लगता है कि मेरी एक पहल है, एक ट्रिब्यूट, एक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरे तरफ से एक सहयोग समझिए। और मार्केट पल्स में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगा। A to Z चैनल की विशेष प्रस्तुति प्रसिद्ध शक्तिपीठ झंडे वाली माता मंदिर से रोजाना रात 8 बजे आरती लाइव। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. दिल्ली में 70 विधानसभाओं का हाल, आम जनता क्या हो चुकी बेहाल। दिल्ली की जनता का कैसे होगा उत्थान, देखिए A to Z न्यूज का खास प्रोग्राम मेरी दिल्ली मेरी सरकार। सफलता के लिए विश्वास पैदा कीजिए, असफल होने पर भी उस विश्वास को कायम रखिए। ब्रेक के बाद A to Z की खास पेशकश मार्केट पल्स में आपका फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की और क्या हो रहा है, पूरे पिछले सप्ताह का हाल और आगे क्या रहेगा शेयर बाजार का हाल, पूरी चर्चा होगी। लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले पूरे सप्ताह में कैसी उठापटक रही, कौन से शेयर ऊपर गिरे चढ़े, कौन से शेयर नीचे गिरे। जैसे मैंने पहले कहा था आपको प्रोग्राम में कि शेयर जो हैं वो बढ़ेंगे, और क्योंकि चाइना बाजार बंद है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रुझान आएगा। तो ऐसे ही हुआ। ऊपर से जो रेट कट हुआ उसकी वजह से सेंसेक्स ने करीब 1000 पॉइंट का
बढ़त और निफ्टी में 250 पॉइंट की बढ़त और लगभग बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की बढ़त दिखाई दी पूरे सप्ताह में। जी। तो आने वाला भी यही ट्रेंड है कि अगर 8230 तोड़ता है, 8230 तोड़ता है, तो एक अपर ट्रेंड आने की उम्मीद पूरी है और ऊपर से रुपया भी मजबूत हो रहा है। दिन के हिसाब से कहें तो पिछले पूरे सप्ताह में कब क्या उठापटक रही, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। ऐसा रहा कि जब से मार्केट 1 अक्टूबर को बंद था, 1 से 7 तक जो मार्केट था वो ऊपर ही रहा, मतलब नीचे भी नहीं आया। यानी 1 से 7 तक चाइना मार्केट बंद रहा। उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उछाल रहा और जो पॉलिसीज़ निकाली गई उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए, तो उस वजह से भी बहुत अच्छा ही रहा। और जो चाइना इकनॉमी है वो भी स्लो डाउन हो रही है, उस वजह से जो FIIs हैं वो आकर्षित हो रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर। ये पिछले सप्ताह में कौन से शेयर सबसे ज़्यादा बढ़े और कौन से शेयर सबसे ज़्यादा गिरे, इस पर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा बढ़े पूरे सप्ताह में। जो बैंकिंग सेक्टर है और IT सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज रहा और स्टील में भी उसी तरीके से, क्योंकि वो सबसे लो की पोजीशन पे था, उसमें भी काफ़ी हद तक रिकवरी आई है। और ओवरऑल जो मार्केट था वो मंदी में नहीं था और तेजी की तरफ ही बढ़ रहा था। और देखा जाए तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम है और अगर फेड रेट 1% कट भी करती है तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में ही फ़र्क आएगा मार्केट में, लेकिन उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट। नहीं, कौन कौन से बैंक के ज़्यादा रहे शेयर सबसे ऊपर, कौन से बैंक ज़्यादा आगे चढ़े, और ये भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से बैंक के शेयर सबसे जैसे कुछ शेयर्स हैं ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI में बहुत अच्छा रुझान रहा क्योंकि उनकी जो कटौती थी वो सबसे ज़्यादा थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। उसी तरीके से हाउसिंग सेक्टर में भी रेट कट होने से हाउसिंग सेक्टर में भी एक बूम आया जी। तो लोग अब आकर्षित हो रहे हैं लोन उठाने के लिए और वो वैसे फेस्टिव सीजन है, उस वजह से लोग अब घर भी खरीद सकते हैं सस्ते रेट पे। अच्छा, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगले पूरे सप्ताह में कौन कौन से शेयर ज़्यादा भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि पहले से अनुमान ही लगाया जा सकता है, सटीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद कौन कौन से शेयर ज़्यादा मजबूत रहने की उम्मीद है। जैसे बाजार चल रहा है उस हिसाब से तो ब्लू चिप शेयर्स जो होते हैं वो सबसे सेफ होते हैं। अगर वो गिरते भी हैं तो उसी तेज़ी से वो बढ़ते भी हैं और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर जी। और उसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है और IT सेक्टर इस टाइम सबसे सेफ है। बैंकिंग और IT सेक्टर सबसे सेफ है। हाँ जी। वो क्यों? जो IT सेक्टर है वो इसलिए सेफ है क्योंकि आने वाले टाइम में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा IT सेक्टर में लगनी है और बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल ही बहुत अच्छा सेफ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक जो आम व्यक्ति होता है, आम उपभोक्ता होता है, लक्ष्य वो किस तरीके से शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करे ताकि उसे नुकसान ना हो या फिर कम से कम रिस्क रहे, उसे सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, क्या सोच करके इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा शेयर हो और किस तरीके से करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है जी, जब भी एक डाउनफॉल आए तो ज़रूर थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि धीरे धीरे वो परसेंटेज में बदलता रहे और हर 5 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 10% बढ़ती है। क्या पहचान, क्या किस टाइप के शेयर होते हैं वो हमेशा ब्लू चिप होते हैं जिनकी कंपनी, जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जो हर सेक्टर के जो मेन शेयर्स होते हैं, जैसे SBI हो गया बैंकिंग का, ICICI बैंक का हो गया, IT का TCS हो गया और फार्मा का वकार्ड फार्मा, सन फार्मा हो गया। तो इसी तरीके से ये सेफ शेयर्स होते हैं, अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो नीचे भी आते हैं तो हम उनको ट्रेड करके फिर भी हम सेफ कर सकते हैं अपने मनी को। चलिए लक्ष्य, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज की हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।